हेलो दोस्तों, आज की कहानी हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लेकर आए हैं। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए कहानी पर चलते हैं। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक किसान परिवार रहता था। पिता बढ़ईगिरी का काम करते थे और उनके 4 पुत्र थे, जिनमें से 3 पुत्र पिता के साथ बढ़ईगिरी के काम में हाथ बटाते थे, लेकिन सबसे छोटा बेटा मदन काम जानने के बावजूद हाथ नहीं बटाता था और ना ही घर के काम में रुचि दिखाता था। चारों बच्चे युवा हो जाते हैं, जिनमें से पिताजी 3 बड़े लड़कों की शादियां कर देते हैं, लेकिन सबसे छोटे मदन की कामचोर होने के कारण शादी नहीं करते। युवा होकर भी मदन का रवैया नहीं बदला तो परिवार के भाई भौजाई, माता पिता सभी लोग मदन से दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि तू भाई कब तक घर पर बोझ बनेगा और काम क्यों नहीं करता? तुझे बढ़ईगिरी का काम पसंद नहीं है तो कोई दूसरा काम कर ले। परिवार के लोगों के समझाने के बावजूद भी मदन में कोई बदलाव नहीं आया तो तंग आकर परिवार के लोगों ने मदन को अलग कर दिया और कहा कि मदन, आज के बाद तुम अपना खर्चा स्वयं उठाओगे। अब हम तुम्हारा खर्चा नहीं उठा पाएंगे, इसलिए काम तो तुम जानते ही हो, तो हम तुम्हें औजार दे देते हैं जिससे तुम अपना पेट पालन कर सको। इतना कहकर बढ़ईगिरी के औजार देकर परिवार वालों ने मदन को अलग कर दिया। अलग कर दिए जाने के बाद मदन को और कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने अपने औजारों से लकड़ी के घरेलू उत्पाद बनाकर बाजार में बेचने का काम करने के बारे में सोचा और उसने फैसला लिया कि सबसे पहले वह एक अनोखा पलंग बनाएगा जो कि आज तक किसी ने ना बनाया हो। मदन एक अनोखा पलंग बनाने के लिए सामान जुटाने जंगल की ओर निकल पड़ा और पलंग बनाने के लिए लकड़ी जुटाने लगा और पलंग के पाए बनाने के लिए चंदन की लकड़ी तलाशने लगा। चंदन के पाए बनाने के लिए उसे जंगल में एक पेड़ दिखाई दिया, जिसमें से उसने पलंग के पाए बनाए, लेकिन उस लकड़ी में से 3 पाए ही बन पाए। चौथे पाए के लिए चंदन की लकड़ी फिर से तलाशने लगा और सारे जंगल में घूम लिया, लेकिन चौथे पाए के लिए उसे चंदन की लकड़ी नहीं मिल पाई। और अधिक कोशिश करने पर उसने देखा कि जंगल के पास में ही एक शमशान घाट था, जिसमें गांव के लोग चंदन की लकड़ी से एक मुर्दा जलाकर गए थे, जिसमें से एक लकड़ी अध जली रह गई थी, जो कि पलंग का एक पाया बनाने के लिए काफ़ी थी। उस लकड़ी को देखकर मदन ने सोचा कि मुझे एक पाए के लिए चंदन की लकड़ी की आवश्यकता है और यह लकड़ी भी चंदन की है, तो इसी को अपने काम में ले लिया जाए। ऐसा सोचकर मदन ने लकड़ी को उठाया और बाकी सामान के साथ घर लौट आया और उसने पलंग बनाने का काम शुरू कर दिया। और कुछ ही दिनों में मदन ने बहुत ही खूबसूरत पलंग का निर्माण किया। पलंग तैयार हो जाने के बाद उसने सोचा कि इस खूबसूरत पलंग को किसी अच्छे बाज़ार में ले जाकर बेचा जाए, जिससे कि इसके पैसे भी अच्छे मिल सकें। मदन के गांव से कुछ कोस की दूरी पर एक नगर था। उस नगर का बाज़ार बड़ा ही प्रसिद्ध था। साथ ही साथ उस नगर का राजा भी बड़ा ही दयालु और कर्तव्यनिष्ठ था, जो कि शाम को राजा बाज़ार का दौरा करता था। जिस किसी व्यक्ति का सामान सुबह से शाम तक नहीं बिक पाता था, उस सामान को राजा खरीद लेता था, जिससे उस व्यक्ति को अपने घर खाली हाथ न जाना पड़े। नगर के सभी लोग राजा की इस दयालुता की बड़ी प्रशंसा करते थे और नगर की सभी प्रजा बड़ी खुशहाल रहती थी। मदन को जब उस नगर के बाजार के बारे में पता चला तो उसने अपने पलंग को ले जाकर उस बाजार में बेचने के लिए रख दिया और ख़रीदारों का इंतज़ार करने लगा। जब कोई ख़रीदार पलंग खरीदने के लिए मदन से कीमत पूछता तो मदन का एक ही जवाब होता कि पलंग की कीमत पलंग स्वयं बताएगा। ग्राहक इतना सुनते ही कहते कि अरे भाई, पलंग कोई इंसान है जो अपनी कीमत बताएगा? तेरा दिमाग चकरा गया है क्या, या फिर तू पागल है? ग्राहक इतना कहते और आगे बढ़ जाते। सुबह से शाम हो गई, लेकिन मदन का पलंग नहीं बिक पाया। मदन बड़ा ही निराश और हताश बैठा था कि अपने सिपाहियों के साथ राजा का दौरा होता है और बाजार में जिस किसी व्यक्ति का सामान शाम तक नहीं बिक पाया था, उसे बारी बारी खरीदते हुए और अपने सिपाहियों के द्वारा एकत्र कराते हुए राजा आगे बढ़ रहा था। जैसे ही राजा मदन के पास पहुंचा तो मदन से पूछा
क्या तेरा पलंग बिका नहीं? तो उदास मन से मदन बोला, महाराज सुबह से शाम हो गई लेकिन दुर्भाग्य से मेरा पलंग नहीं बिक पाया। तो राजा ने पूछा, क्या कीमत है तेरे पलंग की? तो मदन का वही जवाब था कि पलंग की कीमत पलंग स्वयं बताएगा। राजा का दिमाग ठनका और बोला, अरे भाई, पलंग की कीमत पलंग कैसे बताएगा? पलंग का मालिक तो तू है, तो फिर कीमत तुझे ही बतानी चाहिए। इस पर मदन कहता है कि महाराज मेरा पलंग ऐसा वैसा पलंग नहीं है, यह खास पलंग है जो अपनी कीमत स्वयं बताएगा। राजा ने फिर पूछा, कब बताएगा? तो मदन कहता है, महाराज यह पलंग आपको अपनी कीमत 1 हफ्ते के अंदर बता चुका होगा। इस पर राजा कहता है कि तो ठीक है, जब तेरा पलंग अपनी कीमत हमें बता देगा तब हम उस कीमत को तुझे अदा कर देंगे, ठीक है? इस पर मदन कहता है, ठीक है महाराज। और राजा ने उस पलंग को अपने सिपाहियों के माध्यम से अपने महल के खास शयन कक्ष में पहुंचवा दिया। इसी तरह बाजार में जिस किसी का सामान नहीं बिक पाया उसका सामान खरीदा और शाम को राजा अपने महल लौट आया। और शाम को खाना पीना खाने के बाद सोने के लिए राजा उसी पलंग पर सोने की इच्छा से उसी शयन कक्ष की ओर बढ़ चला जिस कक्ष में वही खास पलंग डलवाया था। राजा पलंग के पास पहुंचा और पलंग पर लेट गया। पलंग खूबसूरत होने के साथ साथ बड़ा ही आरामदायक था। राजा पलंग पर लेटकर अपने आप को बड़ा ही अच्छा महसूस कर रहा था और कभी मदन की बातों को सोचता तो कभी पलंग के बारे में सोचता। इस तरह काफ़ी रात बीत चुकी थी और मध्यरात्रि के आसपास राजा को नींद का झोंका आया। राजा अधसोया था कि तब तक मध्यरात्रि के 12 बज चुके थे। रात के 12 बजते ही पलंग के 3 पाए जो कि एक लकड़ी से बने थे और अपने आप को शमशान की लकड़ी से बने पाए से अलग समझते थे, उसे अछूता मानते थे, उससे बात भी नहीं करते थे, इसीलिए आपस में बतियाने लगे। राजा अधसोई नींद को त्याग कर चुपचाप ध्यान से पायों की बातों को सुनने लगा। पाए कहने लगे, दोस्तों इस नगर का राजा बड़ा ही नेकदिल, कर्तव्यनिष्ठ और निष्ठावान है। तो उनमें से एक पाया बोला, मैंने भी इस राजा की बड़ी तारीफ सुनी है कि अपने नगर का बड़ा ख्याल रखता है, इसके राज में प्रजा बड़ी सुखी रहती है, खुश रहती है। भाइयों क्यों ना इस नगर की सैर करके आया जाए, देखें तो सही यह बात कितनी सच है और कितनी झूठ। इतना सुनते ही उसके दोनों साथी भाई बोले, हाँ भाई कह तो तुम ठीक रहे हो। तो ठीक है। पहले नंबर का पाया बोला, चौथे से तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन तुम दोनों भाई मेरे हिस्से का वजन थोड़ा थोड़ा सहन कर लो तो मैं जाता हूँ और इस नगर की सैर करके आता हूँ, इस नगर की असली तस्वीर आकर के तुम्हें बताता हूँ। इस पर दोनों पाए बोले, ठीक है भाई, तेरी इच्छा इस नगर की सैर करने की है तो बेफिक्र होकर जा, हम तेरे हिस्से का वजन सहन कर लेंगे, लेकिन लौटना जल्दी। हाँ भाइयों मैं जल्दी ही आऊँगा। ऐसा बोलकर पहला पाया पलंग से निकलकर नगर की सैर करने के लिए चल दिया। पलंग के पायों की बातें सुनकर राजा की नींद उड़ चुकी थी और चुपचाप पूरा खेल सुनने लगा। इधर पाया सारे नगर की सैर करने लगा। सारे नगर में पाये को सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही शहर के अंतिम सिरे पर पहुंचा तो रात के संवत एक बुढ़िया अपने घर में बैठी रो रही थी। पाये ने रात के संवत बुढ़िया को रोते देखा तो हैरानी से सोचने लगा, सारे नगर में इतनी शांति है, सब कुछ अच्छा होते हुए भी इतनी रात गए यह बुढ़िया क्यों रो रही है? इसे क्या दुख है जो सारी प्रजा सो रही है और यह रो रही है? और इससे पूछा जाए कि आखिर इसे क्या कष्ट है। ऐसा सोचकर पाया बुढ़िया के पास पहुंचा और बोला, माँ इतनी रात गए तू क्यों रो रही है? तुझे क्या कष्ट है? मुझे बताइए तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। इस पर बुढ़िया बोली, बेटा मुझे मेरा अपना कोई दुख नहीं है, हमारे नगर के ऐसे दयालु राजा के होते हुए हमें कोई कष्ट हो भी नहीं सकता। तो पाये ने फिर पूछा, माँ फिर आप रो क्यों रही हो? तो बुढ़िया कहती है, हे बेटा मैं अपने राजा के लिए रो रही हूँ। राजा के लिए? माँ एक तरफ तो तुम राजा की तारीफ कर रही हो और दूसरी तरफ राजा के लिए रो रही हो, यह कैसी पहेली है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ माँ। इस पर बुढ़िया बोली, मैं अपने राजा के लिए
इसलिए रो रही हूँ कि हमारे नगर का राजा इतना दयालु और निष्ठावान होने के साथ साथ सारी प्रजा का ईश्वर के समान ख्याल रखता है और ऐसा राजा भाग्य से मिलता है। ऐसा राजा अब हमसे बिछड़ जाएगा। सुबह होते ही हमारे राजा को नाग डस लेगा और राजा मर जाएगा। इतना सुनते ही पाया बोला, माँ नाग कैसे डस लेगा, कहाँ से डस लेगा, मुझे बताइए। बेटा, राजा जहाँ सोया है वहीं पलंग के पास उसके जूते उतरे हुए हैं और छोटा सा नाग उन जूतों में आकर छुपकर बैठ गया है। जैसे ही राजा सुबह जूते पहनने के लिए अपने पैर जूतों में डालेगा वैसे ही नाग उसे डस लेगा और राजा हमसे बिछड़ जाएगा। इतना सुनते ही पाया बोला, माँ तू घबरा मत और अपने आंसू पोंछ ले, समझ ले ईश्वर ने तेरी प्रार्थना सुन ली। तुम्हारा राजा तुमसे नहीं बिछड़ेगा। यह एक माँ को दिया हुआ एक बेटे का वचन है। पाया इस तरह से बुढ़िया को चुप कराता है, धीरज बंधाता है और वहाँ से चल देता है और पलंग के पास आकर दोनों जूतों पर टूट पड़ता है और दोनों जूतों को अच्छी तरह से कुचल देता है, जिससे नाग उसी जूते में मर जाता है। इसके बाद पाया अपने स्थान पलंग में आकर लग जाता है। पाये को पलंग में लगते ही उसके साथी पाए पूछते हैं, अरे भाई बड़ा समय लगाया तुमने, ऐसे कहाँ निकल गए थे जो कि इतना समय लगाया। तो पाया बोला, अरे भाइयों कुछ पूछो मत, क्यों क्या हुआ। तो पाये ने पलंग से निकलने से लेकर नाग को मारने तक का सारा किस्सा उन्हें सुना दिया। सारा किस्सा सुनने के बाद साथी पाए बोले, भाई तूने तो बहुत अच्छा काम किया, इस नगर की सारी प्रजा को अनाथ होने से बचा लिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहते ही सुबह का प्रहर शुरू हो जाता है और पाए शांत मोड में आ जाते हैं। इधर राजा सारी रात पलंग के पायों का खेल सुनता ही रहता है और जब सुबह भोर होते ही पलंग से उतरकर सबसे पहले जूतों पर नज़र डालता है तो जूतों का कचूमर बना हुआ देखता है। पैर से जूते उठाकर उल्टा करने पर उसमें से मरा हुआ नाग नीचे गिर जाता है। उसे देखकर राजा हतप्रभ रह जाता है और पलंग के कलाकार की कला का कायल हो जाता है और अपनी जान बचाने का पलंग की कीमत के अतिरिक्त इनाम देने का मन में फैसला ले लेता है। दोस्तों, कहानी लंबी होने के कारण हमने कहानी को 2 भागों में बांट दिया है। आप चाहते हैं कि इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग जल्द आपके सामने पेश हो तो प्यारे प्यारे से कमेंट्स और लाइक्स ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।